नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा परीक्षा में। तो बहुत समय हो गया आपसे रूबरू हुए। आज से एक बार फिर मैं आप सभी के बीच नियमित रूप से आता रहूंगा। इस बात की मैं आज आपके साथ वादा करता हूं कि भाई अब तक जो हिंदी के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उससे आगे की ओर हम अपना जो सिलेबस है उसको बढ़ाएंगे। तो देखिए, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये मान लो वर्णमाला पढ़ा दी, तो वर्णमाला को हम कह सकते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से आप सभी क्या है, हूबहू है। वर्णमाला के विषय में आप सभी सब कुछ जानते हैं और उससे आगे ही हमारा जो क्रम है उसमें हमारा टॉपिक आता है या बिंदु आता है, इस पर हमें चर्चा करनी अभी बाकी है। शुरू करेंगे क्या है, शब्द विचार। तो समझने से पहले आप मेरी एक बात समझ लीजिए। कोई भी भाषा है, उस भाषा की तीन इकाइयां होती हैं, तीन आधार या तीन अंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। पहला होता है वर्ण। पहला क्या होता है, वर्ण। दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ये तीन ही अंग किसी भाषा के होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अब देखिए तीनों ही क्या है। अब देखिए वर्ण क्या है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। कोई भी भाषा हो, वर्णमाला जो होती है उसके अंदर जो वर्ण होते हैं वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनसे ही हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन होती है कि सार्थक। वर्णों का एक समूह होता है जिसे हम शब्द कहते हैं, लेकिन वहां पे एक कंडीशन होती है। क्या होती है कि वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए। वर्णों का एक ऐसा समूह बनाया जाना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आई बात समझ कि वर्णों का एक सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और उससे आगे की ओर वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य शब्दों का एक समूह है। वाक्य क्या है, शब्दों का एक समूह। और सेम कंडीशन यहां भी होती है कि शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का कैसा समूह, सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्ण से तो आप परिचित हैं, अच्छे तरह बात हमने कर ली है, ठीक है। वर्णमाला में मैंने तुम्हें एक बात बताई, क्या कि वर्ण जो होते हैं भाषा की क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलो बहुत अच्छे, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। अब एक और बात यहां पर याद रखनी है आपको। देखो, वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। कोई भी वर्ण लिखा हुआ है स्वतंत्र रूप से, का, खा, गा, जो भी कुछ है, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है ना। जबकि मैंने अभी बताया तुम्हें कि वर्णों का जब एक ऐसा समूह बना दिया जाए जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो वो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द। अब इस आधार पर मैं आप सभी के से कह सकता हूं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ निकलता हो, अर्थात भाषा की सबसे छोटी ऐसी इकाई जिसका अर्थ निकलता हो, क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। और इन्हीं शब्दों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है, जिस टॉपिक का हमारा नाम क्या है, शब्द विचार। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ आई होगी। ये थोड़ी दो ही चीजें यहां समझनी है, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई इतना ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, शब्द विचार के अंतर्गत क्या करना है हमें कि शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना है। शब्दों का क्या करना है, वर्गीकरण पढ़ना है कि शब्दों को हमने किस किस आधार पर कैसे कैसे बांटा हुआ है। उसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा का लगभग व्याकरण क्षेत्र से मतलब जो भाग है उसका 70% भाग इसी टॉपिक के अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सब कुछ इसके अंतर्गत समा जाएगा। आप देखो जरा, तो देखिए, अगर शब्द विचार के बारे में बात करूं मैं, तो शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 आधार पर किया हुआ है। 4 आधार है जिन आधारों पर हमने क्या है, शब्दों का वर्गीकरण किया हुआ है। और पहला आधार है जिसमें हम कह सकते हैं रचना एवं बनावट के आधार पर।
शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर? रचना एवं बनावट के आधार पर। इसे हम क्या कह सकते हैं? व्युत्पत्ति भी कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, रचना का मतलब क्या है? शब्दों का निर्माण। बात समझ आई? रचना का मतलब क्या है? शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट, शब्दों को हम किस किस आधार से, किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? जरा देखिए, यहां पे मैं आपको एक संक्षिप्त में क्या दूंगा, परिचय कराऊंगा पूरे इस शब्द विचार के। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसके अंतर्गत मैंने बताया हिंदी व्याकरण का लगभग 70 से उससे भी ज्यादा हो सकता है, इतना जो तुम्हारा सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो डिटेल में मैं इनके एक एक पॉइंट के साथ मैं आगे चर्चा करता रहूंगा आगे वीडियोस में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है किसका? आपके सिलेबस का। ये समझ लो आगे जो हम पढ़ने वाले है ना। तो 3 आधार है, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति भी हम इसे कह सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़। दूसरा है यौगिक। क्या? यौगिक। और तीसरा हमारा योग रूढ़। आइए समझते हैं यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है, योग रूढ़ क्या है। तो देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें हम सारे शब्दों को इन 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो समझिए कैसे। देखिए, रूढ़ क्या है? रूढ़ वे शब्द हैं हिंदी भाषा के, वे शब्द अब जिन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटे शब्द, जैसे मैं एग्जांपल के यहां पे लिख दूं घर। अब तुमने घर को छोटा करने की कोशिश की तो ये टूट जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समाप्त। घ अलग, रे अलग। बाकी इसमें आ अब वर्णमाला पढ़ गया हो तो पता ही होगा, है ना। जबकि मैंने एक शब्द लिखा रसोई घर। रसोई घर शब्द क्या लिखा? रसोई घर। अब इसे तोड़ने की कोशिश करो तो 2 शब्दों में टूट जाएगा, एक रसोई और एक घर। जबकि घर को हम और छोटा नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द ये वाले शब्द हैं जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनका और विलोप नहीं हो सकता। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें अगर तुम अब छोटा करने की कोशिश करोगे तो उनका अर्थ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा शब्द क्या है हमारा? यौगिक। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे यौगिक कंपाउंड आपने। योग का मतलब क्या है? यौगिक में समझो योग। योग का मतलब है जोड़ना, है ना। किन्हीं 2 शब्दों या वर्णों के जो भी कुछ है, जितना भी डिटेल है, जिस भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शब्दों का पेयर बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हमारा क्या है, शब्दों को जोड़ने की हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं, अगर यहां पे विजिबल हो। पहला संधि, है ना। संधि से भी हम क्या कर सकते हैं? 2 शब्दों को जोड़ सकते हैं। दूसरा समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो ये सब क्या है? जोड़ने की विधि है। किसकी? शब्दों को जोड़ने की। अब तुम्हें पता है संधि के अंदर क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, लेकिन मेल वर्णों का होता होते तो शब्द ही है ना, वहां भी 2 शब्द होते हैं। समास 2 शब्दों का, इसकी परिभाषा ही क्या है? 2 शब्दों का मेल लोप हो जाए। उपसर्ग प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या है? वो शब्दांश हैं, बाकी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, चलो मैं बता ही देता हूं। संधि क्या है? वर्णों से वर्णों का योग संधि कहलाता है। जबकि शब्द, ये समास शब्दों से शब्दों का योग समास कहलाता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, मान लो ऐसे कि मैंने लिखा हुआ है जीवन। जीवन कोई शब्द है और उसके पहले मैंने आ लगा दिया, आ, तो आ लगते ही शब्द बन जाएगा आजीवन, है ना, आजीवन। और अब इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। जीवन और आजीवन दोनों के अलग अलग अर्थ है। तो ये जो शब्दांश होते हैं ना, शब्द के अंश, छोटे छोटे अंश, जो कहां वाक्य के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जबकि ऐसे शब्दांश जो वाक्य के अंत में लगकर, बाद में लगकर उसका क्या कर देते हो? अर्थ में परिवर्तन ला देते हो, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। बात समझ आई? यौगिक के अंदर ही हम ये तुम्हारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय भी पढ़ लेंगे। तो बात समझ रहे हो? यौगिक का मतलब क्या है? शब्दों को जोड़ना। और जोड़ने की हमारी 4 विधि हिंदी भाषा में है। किस कौन कौन सी? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। बात समझ आई? अब आगे बात करते हैं किसका? योग रूढ़ का। क्या? योग रूढ़ का। योग रूढ़ क्या है? अभी मैं समास तो तुम्हें पढ़ा ही चुका हूं, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लो जाके, वहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बहुव्रीहि समास आपने पढ़ा होगा। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? ऐसे समास अभी मैंने बताया 2 शब्दों का मेल समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों का
मेल क्या कहलाता है? समास। अब दो शब्दों का मेल हुआ, लेकिन वो अपने शब्दों का जो अर्थ, शब्दों का अर्थ निकल के आता है उससे अलग कोई तीसरा अर्थ देते हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया दशानन, क्या है? दशानन। अब दो शब्दों का मेल है, आपको दिख रहा है बिल्कुल, दशानन, 10 प्लस आनन, है ना, 10 धन आनन, मतलब समझ रहे हो, 10 संख्या में 10, आनन का मतलब होता है सिर, मतलब जिसके 10 सिर हैं। इस शब्द का मैं अगर शाब्दिक अर्थ निकालना चाहूं तो दशानन का मतलब होता है 10 सिरों वाला, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल के आता है? रावण। तीसरा कोई अर्थ निकल के आता है जिसका नाम होता है, जो मतलब क्या है? रावण। ऐसे ही जैसे गजानन, है ना, गज मतलब हाथी और आनन का मतलब सिर, हाथी के समान सिर वाला, अर्थात गणेश जी। तो ऐसे जितने भी उदाहरण होते हैं तुमने देखे होंगे, पर्यायवाची होते हैं मुख्य दौर में, तो ये सब क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। और बस यही याद रखना है कि बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण क्या होते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये मैं चलो मिटा ही देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक है कोशिश करते हैं एक साथ मिटा देंगे। अब अगला आधार हमारा क्या है? अगला आधार हमारा हो जाता है उत्पत्ति, कह सकते हैं उत्पत्ति, इतिहास भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? स्रोत भी कह सकते हैं, के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, है ना। अगला आधार क्या है हमारा? उत्पत्ति कह दो, इतिहास कह लो, या स्रोत कह लो, इसके आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण। पहला क्या था? रचना बनावट, शब्दों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इस आधार पर हमने क्या किया? वर्गीकरण किया। अब दूसरा वर्गीकरण क्या कहता है हमारा? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। मतलब क्या हुआ कि हमारी हिंदी भाषाओं में शब्दों का आना कहां से हुआ, किस प्रकार हमारी भाषा में शब्दों का मतलब आगमन हुआ, कैसे कैसे हमारी भाषा में शब्द आए, वही क्या कहलाता है? उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस आधार पर जो है मुख्यतः हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं तुम्हें 4 देखने को मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई 5 ही जाते हैं ना, तो मुझ पर विश्वास रखो, कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है तत्सम। पहला क्या होता है? तत्सम। दूसरा तद्भव, दूसरा क्या है? तद्भव। और तीसरा हो जाता है हमारा देशज, और चौथा विदेशज, चौथा विदेशज। और 5 मैंने बताया तो 5वां शंकर, शंकर शब्द। 5वां क्या हो जाता है? शंकर शब्द। समझने की कोशिश करते हैं, बाकी डिटेल में तुम्हें पढ़ना बाकी है। हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव क्या होते हैं, देशज विदेशज, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक वीडियो मैंने आपको बताया कि एक आपका जो भी सिलेबस है ना, उसका एक परिचय आप तक पहुंचाने की कोशिश है। देखिए, तत्सम, तत्सम शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? तत्सम मतलब के समान। किसके समान? संस्कृत के समान, मूल भाषा के समान। मैंने बताया तुम्हें हमारी हिंदी भाषा का विकास अगर ना पता हो तो संस्कृत से हुआ है। पहले संस्कृत, है ना, और संस्कृत के भी 2 भाग, पहले लौकिक, है ना, वैदिक, फिर लौकिक, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश का भी एक भाग है शौरसैनी अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ, है ना। तो हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। हमारी हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ है? समय के साथ साथ परिवर्तित होकर कहां से आया है? संस्कृत से आया है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो मूल रूप से किस भाषा के शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। उदाहरण से देखिए, आज भी तुमने कहीं पेपर में या कहीं अच्छी अगर हिंदी का प्रयोग करोगे दिखा होगा, वह कक्षा में क्या आया? प्रथम आया। कक्षा में क्या आया? प्रथम आया। तो प्रथम शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसे ही क्या कह देंगे हम? तत्सम, है ना, तत्सम। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? अगर हिंदी के बाद में क्या लिखते हैं? प्रथम, प्रथम को क्या लिखते हैं? पहला शब्द क्या हुआ है? पहला। तो ये हो गया हमारा तत्सम। और दूसरा समझ लेते हैं तद्भव। तद्भव क्या है? अब हिंदी भाषा का विकास क्रम मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत से शुरू होकर कहा? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, है ना, और उसके बाद प्राकृत पाली से होते हुए तुम्हारा अपभ्रंश, और उसके बाद शौरसैनी अपभ्रंश के बाद हिंदी में आया। तो समय के साथ साथ क्या हुआ है? शब्द ऐसे नहीं रहे जैसे संस्कृत भाषा में थे, उन्हें हमने अपने उच्चारण के मतलब उच्चारण में सरलता के लिए मतलब क्या कर लिया? थोड़ा सा विकृत कर लिया, परिवर्तित कर लिया, है ना। जैसे अक्षी शब्द होता था, अक्षी बोलने में थोड़ा सा कठिन था संस्कृत भाषा, हमने क्या कर दिया? उसका आंख कर दिया, ठीक है। तो जैसे प्रथम, प्रथम बोलने में थोड़ा सा भारी शब्द है, उसका क्या कर दिया? पहला कर दिया। तो ये सब क्या है कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हैं वो थोड़ा विकृत, समय के साथ साथ उनमें क्या होगा? परिवर्तन आने के कारण
वो क्या हो गए, थोड़े अलग हो गए हैं। जैसे कि क्या है, पहला शब्द क्या है, पहला, तो पहला क्या है, एक तद्भव है। पहला शब्द क्या है, एक तद्भव। तो यहां से समझ रहे हो, संस्कृत की भाषा जो मूल शब्द हमारी भाषा में आज भी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, और वे शब्द जो अब थोड़ा सा परिवर्तित होकर हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं तद्भव। अगला शब्द है यहां पर देशज। देश और जय का मतलब है जन्म लेने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है। अब कहोगे संस्कृत का भी देश में, लेकिन नहीं, इनका आधार थोड़ा सा अलग है। अब तुम्हें बताया कि हमारी जो हमारा भारत देश है, वहां पर बहुत सारी क्या है, भाषाएं बोली जाती हैं और क्षेत्रीय बोलियां। भाषा और बोली में अंतर मैं तुम्हें बता देता हूं यहां पे बात करके। देखो भाषा क्या है, भाषा ऐसे समझ लो, छोटा सा अंतर एक मैं बता देता हूं, वैसे तो बहुत अंतर है। भाषा जो बोली और लिखी दोनों जाती हो, बोली और लिखी दोनों जाती हो, और बोली क्या होती है, जो केवल बोली जाती हो। जैसे कि हरियाणवी, देखा आपने हरियाणवी, हरियाणवी क्या है, एक बोली है ना, हरियाणवी क्या है, एक बोली है। जबकि भाषा, हिंदी एक भाषा है जो आप लिखते और पढ़ते भी हैं। जो हरियाणा के लोग हैं वो लिखते पढ़ते तो क्या है, हिंदी ही है, लेकिन बोलने में हिंदी का थोड़ा सा रूप चेंज कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो अपनी भाषा उनकी हो जाती है बोली, भाषा नहीं बोली, हरियाणवी। तो दोनों में अंतर समझ आया कि बोली क्या है, बोली सिर्फ बोली जाती है, जबकि भाषा लिखी और पढ़ी दोनों जाती है। ठीक है, बोली तो जाएगी, लिखी और पढ़ी भी जाएगी। तो यहां पे समझो देशज शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं में थोड़े से विकृत हो गए, है ना। आपने देखा होगा क्षेत्रीय भाषाओं में शब्द जो है अपने आप डेवलप्ड हो जाते हैं थोड़े, है ना। जैसे तुमने शब्द देखे हो, लोटा, क्या है, लोटा। अब लोटा किसी भाषा का शब्द नहीं है, लोटा जो है देशज शब्द है, अपने आप यहां पर क्या हो गया, उसका जन्म हो गया, पता नहीं कहां से हुआ, कैसे हुआ, है ना। ऐसे तुमने देखा होगा टांग शब्द क्या है, टांग। टांग तो होता ही नहीं कोई शब्द, हिंदी में क्या बोलते हैं, पैर बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में फुट बोलते हैं। टांग क्या है, देशज शब्द है। ऐसे तुमने सुना हो एक शब्द, और मैं अगर याद आए मुझे कुछ, चलो मुझे अभी थोड़ा मेमोराइज नहीं हो पा रहा कोई शब्द, जैसे मुझे आता है टांग हो गया, ये तुम्हारा लोटा हो गया, इंगे उंगे भी हम आज की डेट में करती हैं, भाई इधर को इंगे कह दिया, उधर को उंगे कह दिया। ये सब क्या है, देशज शब्द है, ऐसे शब्द हैं जिनका विकास क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण हो गया है, क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण हो चुका है, जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। बाकी डरो मत, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, और नहीं तो फिर से दोबारा तो मैं तुम्हें इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा। विदेशज, जैसे देशज था देश में जन्मे, ऐसे विदेशज क्या है, विदेश में जन्मे। अब देखो हमारा जो भारत देश रहा है, यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे विदेशी आते रहे, है ना। 712 से तुम देख लो, अरबी फारसी सब क्या है, तुर्क भारत में आते रहे, राज भी करा, है ना। मुगल ये सब कहाँ थे, विदेशी लोग तो थे, इनकी भाषा हिंदी थोड़ी थी। उसके बाद अंग्रेज भी आए, अंग्रेज से पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब आए, स्पेनिश। तो उनकी भाषाओं का कुछ तो प्रभाव हमारे यहाँ पढ़ना ही था, पढ़ना था नहीं था, ये बताओ। अब दो भाषा, अब तुम दो ही लोग देखो, अगर एक कहाँ का है, साउथ का है, वो तुम्हारे यहाँ आके रहने लग जाए तो तुम भी कड़क्कम बड़क्कम बोलने लग जाओगे, 2-3 दिन कुछ तो सीखने की कोशिश करोगे। तो कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा के अंदर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप आज भी अपनी जो भाषा नॉर्मली प्रयोग करते हो उसमें 20 से 30% शब्द तुम्हारे क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि हम कौन सी भाषा के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जैसे, है ना, कुछ तो हमने इंग्लिश के शब्द ऐसे अडॉप्ट कर लिए हैं, ऐसे ग्रहण कर लिए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इंग्लिश के शब्द बोल रहे हैं। जैसे आजकल तुमने देखा होगा हॉस्पिटल शब्द क्या है, हॉस्पिटल। आधे बच्चों को ये पता है ना हॉस्पिटल को हिंदी में भी क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, चिकित्सालय। जैसे डॉक्टर को चिकित्सक, है ना। तो ये शब्द क्या है, रेल, रेल शब्द कहाँ का है, स्टेशन शब्द कहाँ का है, अंग्रेजी के हैं, है ना। और कुछ ऐसे उर्दू फारसी के शब्द तो इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि शब्द है कौन सी भाषा के। तो बात समझ आई। विदेशज शब्द क्या है, कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द जो हमारी भाषा में आकर मिल गए, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है रिक्शा, रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है ना। और लास्ट मैंने लिखा है शंकर शब्द, क्या है, शंकर शब्द। तुमने देखा होगा शंकर एक बीज भी आते, शंकर बीज का मतलब अगर तुम थोड़ा साइंस में जाओगे, उनका मतलब क्या होता है, दो प्रजातियों को मिलाकर कोई विकसित करना, किसी तीसरी प्रजाति को शंकर कहलाते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे भी शंकर क्या है, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द क्या हो गए, बन गए, है ना। हमने क्या कर दिया, जुगाड़ बना के दो भाषाओं के शब्द मिला लीजिए। शब्द क्या है, रेलगाड़ी, शब्द क्या है, रेल
गाड़ी। बाकी इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन में तुम्हें वही दूंगा जहां पढ़ाऊंगा। रेल शब्द मैंने अभी बताया कहां का है, इंग्लिश का शब्द है रेल। और गाड़ी कहां का है, कहां का शब्द है गाड़ी, भारत का, हिंदी का शब्द है। ऐसे शब्द क्या है, टिकट, घर, टिकट इंग्लिश का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बन गए हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। चलो, दो आधार पर मैंने अभी क्या कर दिया, शब्दों का वर्गीकरण कर दिया है। तो देखते हैं अपना तीसरा आधार हमारा क्या है। तीसरा आधार है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण तो पढ़ ही रहे हूं। चलिए, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है ना, मैं बोल तो रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं ऐसा ही लिख पाता हूं, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की, है ना। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अब अर्थ देखो, शब्दों का अब तक हमने देखा क्या, रचना बनावट देखा और क्या देखा, दूसरा था हमारा इतिहास और स्रोत, दोनों के आधार पर। अब देखो यहां पे शब्द पकड़ो, अर्थ के आधार पर शब्दों का अर्थ कैसे निकलता है ना। तो इस आधार पर हमने दो तरीके से हमने वर्गीकरण किया है शब्दों को, पहला सार्थक और दूसरा निरार्थक। समझ रहे हो, सार्थक वे शब्द है, निरार्थक दूसरा क्या है, निरार्थक। तो सार्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, जिनका क्या हो, अर्थ निकलता हो। और निरार्थक शब्द वो हैं, मतलब वो हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। अब जो थोड़ा सा अगर तुम अच्छे से पढ़ के आओ तो एकदम से तुम्हारे माइंड में झटका लगना चाहिए क्या, कि अभी तो तुमने बताया कि शब्द क्या है, वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और अब आप बता रहे हो कि भाई निरार्थक भी होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो लगा कि झटका, नहीं लगा, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो निरार्थक क्या होते हैं, निरार्थक वे शब्द हैं, निरर्थक क्या है, निरर्थक वे शब्द हैं जब हम ऐसे बोल देते ना, जो चाय वाय पी के जाना, खाना वाना खा लो, है ना, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। तो वैसे इनका तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि निरर्थक भी शब्द होते हैं जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय पी के जाना ही बताया मैंने आपको, खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई। तो पढ़ाई तो शब्द है, लेकिन वढ़ाई क्या है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, ये है निरर्थक। और सार्थक के अंदर हम वही शब्दावली में जितने भी हमारे शब्द होते हैं, जैसे कि क्या हमारा, देखते हैं, चलो, पर्यायवाची शब्द हो गए, कौन कौन से, पर्यायवाची हो गए, और क्या हो गए, अनेकार्थी हो गए, एकार्थी हो गए, विलोम शब्द हो गए। ये शब्द क्या है, सब सार्थक शब्द है, इनका कोई अपना अर्थ है, तो इन्हें तो ज्यादा कुछ पढ़ाने की इतनी जरूरत भी नहीं है ना। तो और अगला देखते हैं हमारा तीसरा, यानी चौथा आधार क्या है हमारा शब्दों को वर्गीकृत करने का। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, विकार के आधार पर। चौथा क्या है, विकार, या इसे हम कह सकते हैं प्रयोग, और एक इसका नाम और लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, बाकी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। व्याकरण के आधार पर, है ना, व्याकरणिक आधार पर वर्गीकरण। तो ये देखो, प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करना है या कैसे हम प्रयोग करते हैं, उस आधार को कह लो या क्या कह लो, विकार। विकार अगर समझ नहीं आया तो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए पहले इस पर देख लेते हैं कितने प्रकार के शब्द होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला शब्द क्या है, पहले कौन से शब्द होते हैं, विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द। अब देखिए इनकी थोड़ी सी परिभाषा देख लो, क्या होता है। विकारी वे शब्द हैं, विकार का अर्थ ही क्या है, परिवर्तन। विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन। ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो सकते हैं, है ना, परिवर्तित हो सकते हैं। कैसे परिवर्तित हो सकते हैं, उसके चार आधार हैं। कौन कौन से, उनकी चार इकाइयां हैं। कौन कौन सी, लिंग, वचन और कारक, और साथ में क्या, काल। अब किसी भी शब्द में इन चारों आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लड़का, लड़कों का, हम लड़के का क्या कर सकते हो, लड़के कर सकते हैं। किसमें परिवर्तन हुआ, वचन में परिवर्तन, लड़का, लड़के, बहुत सारे लड़के, है ना। ऐसे लिंग में लड़का, लड़की, समय कारक में भी परिवर्तन हो सकता है, और काल में, समय में भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में हम क्या कर लें, परिवर्तन कर लें, विकार उत्पन्न कर लें, उन्हें क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। और जिनमें ना हो पाए वो अविकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। संज्ञा, व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही ये है। सर्वनाम,
और कौन सा, तीसरा विशेषण, और चौथा क्रिया। ये किसके अंदर आते हैं, ये चारों हमारे किसके अंदर, विकारी शब्दों के अंदर आते हैं ना। तुमसे पूछा जाए विकारी शब्दों के शब्द कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और 4 ही प्रकार के हमारे होते हैं अविकारी शब्द। कौन कौन से, पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, बोधक, और तीसरा संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक, और तीसरा चौथा हमारा हो जाएगा विस्मय आदि बोधक, और लास्ट हमारा क्या है, विस्मय आदि बोधक। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक है ना, इंग्लिश में ही नहीं तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यही तो जान है हमारी व्याकरण की, है ना। हिंदी की व्याकरण का जो आधार है यही तो है, यहीं से तो तुम सब कुछ, यही तो इनका तो डर बना हुआ है तुम्हारे अंदर, कुछ नहीं है। देखो अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे इनका दे देता एग्जाम्पल, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वीडियो आगे हम पढ़ना तो है ही नहीं, है ना, आगे तो पढ़ना है, तुम जानते होगे, फिर भी बता दूं। संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, है ना, दुनिया में जितने भी नाम है सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द हमने प्रयोग कर दिया वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। जैसे मैं कह सकता हूं राम दिल्ली जाता है, और राम की जगह मैं शब्द क्या प्रयोग कर सकता हूं, वह दिल्ली जाता है, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। विशेषण क्या है, विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं, अब तक हम पढ़ते हैं कि जो भी विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन नहीं, क्या याद रखोगे, संज्ञा और सर्वनाम की, सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्रिया, क्रिया मतलब क्या है, किसी कार्य का होना क्रिया है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना सब क्या है, क्रियाएं हैं। क्रिया विशेषण, क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, समुच्चय मतलब समझना, समुच्चय का मतलब होता है कोई समूह, समूह का बोध कराने, है ना, संबंध, किसी संबंध का। विस्मय आदि बोधक तुमने बचपन में पढ़े होंगे, कौन कौन से, है ना, अरे, अलास, ये जो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी सडन जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, मन के भावों को मतलब एकदम से प्रकट करते हैं ना, हाँ ऐसा क्या होगा, ये सब क्या कहलाते हैं, विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं, है ना। तो आशा कर रहा हूं कि आज जो भी मैंने तुम्हें पढ़ा, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था किसका, कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। तो हमने देखा, क्या देखा, पहले हमने, आज का हमारा टॉपिक था शब्द विचार। जरा ये 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं रिवाइज करते हूं आपको, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था, शब्द विचार। वर्ण विचार हम पहले पढ़ गए, उसके बाद शब्द विचार। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी भाषा की कितनी इकाइयां होती है, 3 इकाइयां होती है, पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य, है ना। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, है ना। तो शब्दों को हमने वर्गीकृत, शब्दों का वर्गीकरण देखा कितने आधार पर, 4 आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर देखा, 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा। पहला आधार क्या था, रचना एवं बनावट, शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई है। तो वहां पे मैंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद जो हमने दूसरा देखा उसे हम क्या कह सकते हैं, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर कह सकते हैं, शब्द आए कहां से। वहां पे हमने 5 प्रकार देखे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उसके बाद अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, और उसके बाद जो हमारा लास्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया, विकार के या प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक आधार पर हम क्या करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। 2 प्रकार हमारे होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द, है ना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझ आया हो। तो यही मैसेज है मेरा आप सभी के लिए कि अब जो है आराम का टाइम नहीं है, अगर जो सारी जिंदगी आराम करना है तो अब थोड़ा सा समय आपको अपने लिए देना पड़ेगा, है ना। लग जाइए, हिंदी मैं गारंटी लेता हूं, और जो भी मुझसे भी बनेगा मैं अभी आपके बीच में जो भी कुछ है लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी अपने पास है, अपने गुरुओं से जो भी मैंने अपना अब तक कमाया है उसका कुछ, है ना, शेष जो भी मेरे अंदर समाहित हो पाया है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा तुम्हारा मिलना जुलना होता रहे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।